हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट सर्किल। माय नेम इज़ जयेंद्र तिवारी और मैं आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में जनवरी 2019 का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग इस महीने का आखिरी पार्ट करेंगे, पार्ट 3। इसके साथ ही जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और इस महीने से कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस नहीं हुआ है। आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो अच्छे से मंथली वीडियोस करके जाना, 100% करंट आप सही करके आओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो ये जो कृष्णा सोबती जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनको अभी हाल ही में 2017 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लास्ट ईयर भी काफ़ी न्यूज़ में थी और अभी सडन इनकी मृत्यु हो गई है। 93 वर्ष की थी, 93 ईयर्स इनकी एज थी। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है इससे। 25 जनवरी 2019 को हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका का निधन हो गया है एंड 2017 के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो जरा ध्यान देना किस ईयर का ये लोग पूछ रहे हैं, तो याद रखना 2017 का जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कृष्णा सोबती को दिया गया है, इसलिए ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और 1980 में उपन्यास इन्होंने लिखा था जिंदगी नामा। ठीक है, तो इस उपन्यास के लिए भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? अपर्णा कुमार। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। देन हाल ही में मुंबई की विशेष अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। ओके, तो ये देखो यार, क्या है कि इस अधिनियम के तहत जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाते हैं, इसमें जो है विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो कानून आया है, इसके अंतर्गत अगर कोई आर्थिक अपराधी है, जो जैसे कुछ आर्थिक अपराधी का मतलब होता है जिसने कोई क्राइम किया है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कुछ पैसा वैसा लेके भाग गया है ना देश से, तो वही भगोड़ा है। ठीक है, मतलब पैसा लेके आप देश से भाग गए तो वो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप हाल ही में बहुत सारे लोग रहे हैं न्यूज में, नीरव मोदी है ना, विजय माल्या, तो ये सभी लोग उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसको इस कैटेगरी में अपराधी घोषित किया गया वो विजय माल्या है। ये प्रश्न ही पूछा जाएगा, अगर इससे पूछा जाएगा तो, कि कौन सा पहला व्यक्ति है। आपने ध्यान नहीं दिया है तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विजय माल्या है या नीरव मोदी है या बाकी जो दो ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, विजय माल्या इज द फर्स्ट पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा दिया है? वो है जिम योंग किम। ठीक है, जिम योंग किम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एक्चुअली जो इनका जो टेन्योर था वो 2022 तक था, पर इन्होंने अभी जल्दी ही रिजाइन कर दिया है। अब जो वहाँ पे सीईओ हैं इस वर्ल्ड बैंक की, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, तो ये अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो अपनी वर्ल्ड बैंक की सीईओ है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अब जो नए मुख्य कोच हैं वो हैं W.V. रमन। ठीक है, इसके पहले रोमेश पवार थे, तो उनको हटा दिया गया है और नए कोच हैं W.V. रमन, याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो पहले थे जिम मैटिस। ठीक है, अब बन गए हैं पैट्रिक शनहन। जिम मैटिस की जगह पैट्रिक शनहन को नया अमेरिकी रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, कादर खान का निधन कहाँ पर हुआ? ये हमारे बॉलीवुड के काफी फेमस एक्टर रहे हैं कादर खान, इनका निधन हुआ है टोरंटो में। ठीक है, टोरंटो मतलब कनाडा में। तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कहाँ पर हुई? टोरंटो में। ठीक है, कनाडा में। और इनकी पहली फिल्म थी दाग। ठीक है, पहली फिल्म का नाम है दाग। इनसे कुछ पूछा जाए तो ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भविष्य में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होने का दावा किया है? ठीक है, यूबीआई क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, कि जितने भी व्यक्ति होंगे हर नागरिक को कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, मतलब अनकंडीशनली, कोई भी कंडीशन नहीं होगी और सबको कुछ निर्धारित राशि होगी, दी जाएगी। सपोज करो 10,000 रुपए एनुअली, साल का 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, जो भी हो, वो दिया जाएगा हर एक व्यक्ति को। हर एक व्यक्ति मतलब, अब वो अभी देखो यूबीआई बहुत न्यूज में रहा है,
कि कितना पैसा दिया जाए, ये इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी लोगों को अगर 15,000 रुपये ऐसे दे रहे हो मुफ्त में, तो उनके अंदर काम ना करने की प्रवृत्ति जाग सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा बजट का लोड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो ये सारे जो, जैसे बहुत सारे डिसएडवांटेज बात करते हैं लोग। एडवांटेज में क्या बोलते हैं कि लोगों के पास पैसा आएगा, तो हो सकता है इन पैसे का उपयोग करके कोई पता लगा कोई फल की सब्जी खोल लिया, सब्जी की दुकान खोल लिया, फलों की दुकान खोल लिया, इस तरह के छोटे मोटे अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। छोटी सी कोई दुकान खोल सकते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो जो है यू नो स्कूल जा सकते हैं, उनके घर वाले उनको स्कूल भेज सकते हैं, उनकी शिक्षा बढ़ सकती है। तो आगे आने वाले टाइम में जो यूथ होगा, जो जो थोड़ा पढ़ लिख के आएगा उसको इस पैसे से उसकी कुछ जो खुराक बढ़ेगी, पोषक तत्व बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, तो अच्छा हेल्दी मैन पावर मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस पे डिबेट काफी चल रही है, यूबीआई लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि यूबीआई को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होने का दावा किसने किया है? सिक्किम ने, ठीक है। तो ये याद रखना, दावा किया है, अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा कर दिया है। मतलब 2019 में जो इलेक्शन होंगे, ठीक है, उसमें सिक्किम में भी इलेक्शन होने, तो उसके घोषणा पत्र में जो है पवन कुमार चामलिंग, जो भारत के किसी भी राज्य के सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का जिनका रिकॉर्ड है, वो भी याद रखिए, पवन कुमार चामलिंग, ये आपके सिक्किम के सीएम है इस टाइम। तो इन्होंने ही अपने जो घोषणा पत्र में ये दिया है कि अगर हम हमारी सरकार आती है तो 2022 तक हम यूबीआई लागू कर देंगे अपने राज्य के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बात करी है, किसी अभी जो इलेक्शंस की वो चल रही ना तमाम सारी रैलियां, उसमें किसी ने बोला है कि हम आएंगे तो यूबीआई लागू करेंगे, ठीक है। ओके, देन भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? प्रोफेसर सी एन आर राव को चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोफेसर सी एन आर राव को। ओके, इसके बाद ये देखो, इंपॉर्टेंट है, गांधी शांति पुरस्कार। ओके, तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये अभी 2015 से लेकर 2018 तक के लिए दिया गया है। ओके, और ये कब से शुरू हुआ था? ये जो है आपकी जब 1995 में 125वीं जयंती थी, महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती थी, तब से ये पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 2014 में ये जो इसरो को ये पुरस्कार दिया गया था, और इसके बाद से अब तक ये पुरस्कार दिए नहीं गए। और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपसे पूछे जा सकते हैं इस साल की परीक्षा में, क्योंकि जब ये 2014 में दिया गया था तब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। फिर 4 साल दिए नहीं लोग, तो अभी इन्होंने अचानक से एक साथ दे दिए। तो 2018 वाला है, वो जरा इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा, फिर भी मैं सारे बताएं। तो 2015 के लिए दिया गया ग्रामीण विकास, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान हेतु विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को प्रदान किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को 2015 के लिए प्रदान किया गया है। किन वजहों से, ये आप देख लीजिए। 2016 के लिए दिया गया है, मिड डे मील उपलब्ध कराने वाली संस्था है अक्षय पात्र फाउंडेशन, इसको, तथा भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और मैनुअल मैला ढोने वालों से मुक्ति के लिए सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है। तो सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्र फाउंडेशन, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2016 का महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद 2017 देखिए, भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण और जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए एकल अभियान ट्रस्ट, इसको 2017 के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रख पाएंगे ना, 2015 के लिए किसको दिया गया? विवेकानंद केंद्र है जो कन्याकुमारी का, उसको। 2016 के लिए दो लोगों को दिया गया है, एक आपका जो सुलभ इंटरनेशनल है वो, और अक्षय पात्र जो खाना कराते हैं, अक्षय पात्र फाउंडेशन। और 2017 के लिए किसको दिया गया है? एकल अभियान को, एकल अभियान ट्रस्ट है जो, उसको दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और 2018 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है विश्व तथा भारत में कुष्ठ रोग के उन्मूलन में योगदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सद्भावना दूत है जो यूहेई सासाकावा, इनको दिया गया है, ठीक है। यूहेई सासाकावा, इनको 2018 के लिए दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये याद रखना, ठीक है। ये WHO के सद्भावना दूत है,
कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए। ओके, अभी देखो 76 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, वो भी देख लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ग्रीन बुक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ग्रीन बुक को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालेक, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लेन क्लोज, याद रखिएगा। ऑस्कर भी इसको मिला है, ग्रीन बुक को, है ना। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर में भी रामी मलेक को ही मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ योजनाएं हैं, वो देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य ने सतत जल ग्रहण वन प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? जो है सतत जल ग्रहण वन प्रबंधन जो है फॉरेस्ट के लिए, इसमें जो है उनका मैनेजमेंट किया जाएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा, और जो पानी वानी के वहां पर काफी व्यवस्था करी जाएगी। तो ये किया गया त्रिपुरा के अंदर जाके। इसके बाद हाल ही में किस राज्य ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया है? ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, जय किसान फसल ऋण माफी, लोन वेवर, जो कि आजकल की बहुत ज्यादा चलन में है। हर सरकार जब किसी स्टेट में आती है, सबसे पहले यही काम करती है, वो जो है किसानों का जितना भी ऋण होता है उसको माफ कर देती है, और उनके अंदर एक अच्छी हैबिट डाल रही है कि आने वाले टाइम में भी जो किसान लोन लेते हैं वो उसको उनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी वो उनके लोन को माफ तो कर ही देगी। तो ऐसा है। खैर, सार्वभौमिक ये काफी लाइक इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कभी मेंस में कि ये चीजें सही है कि गलत है। खैर, सार्वभौमिक नेत्र स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनेत्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो ये जो योजना है सुनेत्र योजना, ये उड़ीसा में स्टार्ट करी गई है। ओके, वर्ष 2023 तक ये जो है चलेगी। ओके, सुनेत्र योजना। देन वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वन फैमिली वन जॉब, ये सिक्किम में स्टार्ट करी गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस राज्य के अंदर जितने भी ऐसे परिवार हैं जहां पर सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है, तो उन परिवारों में से किसी न एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान करी जाएगी। ठीक है, तो ये वन फैमिली वन जॉब। ओके, राज्य में सरकारी नौकरी नहीं करने वाले प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान करी जाएगी। ओके, इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गगनयान परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ओके, इसमें होगा क्या? इस परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 सदस्यीय दल को 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखो कि 3 सदस्य होंगे इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। 7 दिन के लिए इनका मिशन होगा, और ये जो है परियोजना है जो ये वर्ष 2022 में अमल में आएगी। ठीक है, 2022 में। इसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के पूर्ण होने के बाद रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ओके, तो याद रखना भारत चौथा होगा, उसके पहले 3 कौन कौन से हैं? रशिया, ठीक है, यूएसए एंड चाइना। ओके, तो ये चीजें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आरक्षित कोष के उचित आकार के बारे में सुझाव देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ठीक है, तो ये विमल जालान पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं, और इन्होंने क्या है कि जो हमारे रिजर्व फंड होगा, जो आरबीआई का रिजर्व फंड हो, वो कितना होना चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, इसमें 6 जो है विशेषज्ञ लोग होंगे, अपना आराम से स्टडी करेंगे और फिर एक रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को। तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विमल जालान। ठीक है, देन ये देखो, केंद्र सरकार ने रामेश्वरम धनुषकोडी रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। रामेश्वरम धनुषकोडी रेल परियोजना, इस परियोजना की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। अभी इसमें है क्या? रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए एक ट्रेन की स्टार्ट करी जाएगी। ओके, 17 किलोमीटर की परियोजना है, और है क्या ये जो है धनुषकोडी, ये जो स्टेशन रहा है, पहले था एक्चुअली यहाँ पर, तो ये जो है 1964 में एक साइक्लोन आया था बहुत तगड़ा था, तो उस चक्कर में ये पूरी तरीके से तबाह हो गया था, नष्ट हो गया था। ओके, तो अब यहाँ पर फिर से इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। और इसके अलावा जो पंबन चैनल है ना, पंबन चैनल, तो उस पुल के समांतर में एक वर्टिकल लिफ्ट पुल बनाया जाएगा। वर्टिकल लिफ्ट पुल, ऐसा आज तक कोई भी ब्रिज इंडिया के अंदर नहीं है वर्टिकल लिफ्ट पुल, ये पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल होगा। कहां पर? ये जो है पंबन चैनल के समांतर बनाया जाएगा। देन आरबीआई के द्वारा
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे जो इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट काफी बढ़ गया है, जैसे अब बहुत लोग पेटीएम करते हैं, भीम का यूज करते हैं, पे यू मनी, ऐसे तमाम सारे ऐप्स हैं, इनका यूज करते हैं और काफी ज्यादा ये जो है इस पिछले 5 सालों में जब से मोदी की गवर्नमेंट थी तब से इसमें काफी ज्यादा इसे प्रमोट किया गया है, ठीक है, डिजिटल भुगतान। तो अभी इसको और भी ज्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलकणी। इसके बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन कहां से किया है? देखो यार, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनने हैं, एक पहला तो यूपी का था, ठीक है, दूसरा तमिलनाडु में, पहले ही मैं बता चुका हूं कई बार वीडियोस में। जो यूपी वाला है वो अलीगढ़ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो तमिलनाडु में जो दूसरा बन रहा है उसका देखो ये रूट है पूरा, ये चेन्नई से स्टार्ट होके चेन्नई, होसूर, ये बेंगलोर के पास पड़ता है, देन सालेम, कोयम्बतूर और तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो ये डिफेंस कॉरिडोर होगा। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब क्या है? सिटीज के बीच में जो हाईवे है उनके आसपास तमाम सारी ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ओके। विकासशील देशों के समूह G77 की वर्ष 2019 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ठीक है, तो यह सौंपी गई है फिलिस्तीन को। और G77 है क्या? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील जो देश हैं, उन्होंने मिलकर 1964 में ये बनाई थी, ये समूह बनाया था। एक्चुअली जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनका समूह है ना G7, उसी की तर्ज पर इन्होंने G77 बनाया था। और आज के टाइम में इस समूह के अंदर, इस ग्रुप में 134 मेंबर है, 134 मेंबर्स हैं। और ये लोग जो है अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। और ये लोग साल में मीटिंग करते हैं और कैसे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। इसके बाद 7वीं आसियान भारत पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो यार ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लगता है अरे यार ये भी पढ़ना था। तो जो कुछ भी लेकर आता हूँ अपने वीडियोस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ मैं, और इसी वजह से मैं गारंटी भी लेता हूँ कि इसके बाहर नहीं आएगा। आप मेरे वीडियोस को ट्रस्टफुली, पूरे विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, रटते रहिए, याद करते रहिए, 100% करके आओगे यूपी पीएससी के किसी भी एग्जाम में, ओके। इवन जो दूसरे भी पीएससी, स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, 100% यू शुड बी कॉन्फिडेंट इफ यू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम माय वीडियोस, ओके। तो 7वीं आसियान भारत पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर संपन्न हुई? हालोंग सिटी, वियतनाम में, ठीक है, याद रखना। देन हाल ही में भारत को भूमि रक्षण और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग यूएनसीसीडी की तरह से याद रखते हैं, ठीक है। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, हिंदी में भूमि रक्षण और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तो इसके जो है 14वें सत्र की मेजबानी भारत को सौंपी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है 14th एडिशन जो होगा इसका यूएनसीसीडी का, उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत, ठीक है। यूएनसीसीडी का उद्देश्य क्या है? ये देखो, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं भी आपको। मृदा की उर्वरता को संरक्षित करना, ठीक है। देखो मतलब क्या है यूएनसीसीडी का जो बनाने का मतलब क्या है कि यार देखो, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब डेजर्ट जो फैल रहा है ना, उसका जैसे एरिया बढ़ रहा है डेजर्ट का, तो उसको कम करना। क्योंकि जैसे जैसे डेजर्ट बढ़ता है, एक्चुअली डेजर्ट में जो क्या है, मान लो ये एक रेगिस्तान है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति होती है, उसके आसपास की जो जमीन है उसको भी रेगिस्तान में परिवर्तित करता रहता है। क्योंकि क्या होता है, हवाएं चलती हैं, तो हवा की वजह से जो रेगिस्तान के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ के बाहर फैल जाते हैं, और धीरे धीरे वो उस जमीन को भी मरुस्थल में चेंज करते हैं, डेजर्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसे कैसे रोका जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया था, है ना, यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप है। तो इसमें ही जो सारे लोग मेंबर्स हैं, और ये आपस में मिलकर बैठते हैं और योजनाएं बनाते हैं, तरीके निकालते हैं कि कैसे डिजर्टिफिकेशन को रोका जाए, ठीक है। मृदा की जो उर्वरता है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, है ना। बाढ़ के दुष्प्रभाव को कम करना, है ना। मतलब पर्पज इनका पूरा यही है कि जो मृदा है हमारी, है ना, सॉइल है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, मरुस्थलीकरण को रोकना, ये सारी चीजें हैं। ये यूएनसीसीडी के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण व
मरुस्थलीयकरण के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करने का लक्ष्य रखा है। ये जो है, जो हमारे एसडीजीज है, उसका एसडीजीज 15 है, उसको पूरा करता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया ने दिए हुए हैं एसडीजी, तो उसमें जो है, जो एसडीजी 15 है, उसको ये टारगेट करता है आपका। ये कन्वेंशन में एसडीजी 15 के अंदर जो है, जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए, वो सारी चीजें हैं। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ जल, गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार कैसे मिले, लैंगिक समानता कैसे हो, तो ये सारी चीजें आपके एसडीजी 15 में मिलती हैं। देन उच्च जातियों के गरीबों को आरक्षण, तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के क्षेत्र में 10% आरक्षण की स्वीकृति प्रदान करी गई है। ठीक है, तो ये बिल पहले लोकसभा में लाया गया था, वहां पारित हो गया, राज्यसभा में भी लाया गया, और इसको राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है। ओके, तो यार देखो, जब ये लाया गया था ये विधेयक, तब ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। 2019 में जब ये पारित हो गया, तो उसके बाद ये एक्ट बन गया। तो ये कौन सा हो गया एक्ट? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोनों इंपॉर्टेंट है। बिल कौन सा था? 124वां, और अधिनियम कौन सा है? 103वां। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा एक्ट है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये। ओके, देन राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये मनाया जाता है 25 जनवरी 2019 को। 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी 2019 को हमारा नवा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। थीम क्या थी इसकी? कोई मतदाता ना छूटे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इसकी थीम थी। थीम भी देख लेना भाई, इजी सी थीम है, वो तो देख ही लो। कोई मतदाता ना छूटे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 71वां भारतीय सेना दिवस, सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंपॉर्टेंट, तो यार बहुत सारे डेज होते हैं, कहीं भी आप पढ़ने जाओगे बहुत मिलेंगे, पर जो मैं लेके आता हूँ वो वही है जो पूछे जाएंगे। ठीक है, 71वां भारतीय सेना दिवस, ये 15 जनवरी को मनाते क्यों हैं? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हो चुका था, और जो हमारे पहले सेना अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, तो इन्होंने 15 जनवरी को ही अपना पदभार ग्रहण किया था अंग्रेज अफसर से। ठीक है, तो के.एम. करियप्पा ने अपना जो शीर्ष पद ग्रहण किया था 15 जनवरी को, इसलिए भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये 71वां था। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस कब मनाया जाता है? जब स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। वो कब होता है? 12 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद कोलकाता में पैदा हुए थे। बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है, और ये जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, कोलकाता में जन्म हुआ था 1863 में। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को इनकी उपाधि दी थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दी गई थी। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर करी थी? वेल्लूर मठ में। ठीक है, वेल्लूर मठ में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक जैसे ये तो लाइक खत्म हो रहा है, एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट इस महीने के लिए, वो थी वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किताब किसने लिखी है? ये पूछी जा सकती है, इस इंपॉर्टेंट। ये मलाला यूसुफजई ने लिखी है किताब। ठीक है, मलाला यूसुफजई, इनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के साथ में, पाकिस्तान की नागरिक हैं ये, मलाला यूसुफजई, इन्होंने किताब लिखी वी आर डिस्प्लेस्ड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने जनवरी का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है, और तीनों पार्ट को मिला के जनवरी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने इसको, तीनों वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, याद कर लिया होगा, और कुछ टाइम बाद फिर देख लेना, इससे कि आपके दिलो दिमाग में एकदम अच्छे से बस जाए। ठीक है, तो फिर ऐसा ही है। और ये जो मेरा FB ग्रुप है, टारगेट यूपी PSC 2019, यहाँ पर PDF उठा लीजिए आप यहाँ से, और मैं तीनों पार्ट की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को कंबाइंड करके एक पूरी जो PDF डालूंगा जनवरी 2019 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वहां से जाइए, और जो आप जब FB ग्रुप पे जाओगे तो क्या होता है कि लाइक
पोस्ट तो पुराने होते हैं तो नीचे चले आते हैं। तो आप क्या करो, वहाँ साइड में आपको देखो एक फाइल्स का सेक्शन मिलेगा, फाइल्स। वहां पर जाके आपको जो कुछ भी मैं अपलोड करता हूँ, मेरे द्वारा जो अपलोड अपलोड की जाती हैं फाइल्स, वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो फाइल्स में जाके आप जो भी मंथ्स की मैं पीडीएफ अपलोड हर एक महीने करता ही हूँ, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। ओके। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स होगा, पार्ट 1 उसमें। ओके। मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।